मध्यवर्ग के सोहम और रेणुका अपनी इकलौती बेटी दीपाली और वृद्ध माता पिता के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार छोटा ही था। घर में जरूरत की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। ज्यादा की लालसा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। यदि कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखाकर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाएं। दीपाली भी अपने माता पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 वर्ष की दीपाली पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। वह स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। रेणुका अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। उसे रोज पढ़ाना उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। सोहम ऑफिस से आने के बाद उसे खेलने बगीचे में ले जाते थे। रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियां सुनकर उसके दिन का अंत होता था। इस तरह से उसकी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। दीपाली 5वीं कक्षा में थी। वह प्रतिदिन बस से ही स्कूल आती जाती थी। रेणुका रोज उसे बस में बैठाने और लेने आती थी। यदि किसी दिन बस आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो रेणुका बस के ड्राइवर को फोन लगा देती थी। बस से उतरते ही दीपाली अपनी माँ को समझाती, अरे मम्मी, कभी कभी किसी बच्चों की माएँ आने में देर कर देती हैं, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माएँ नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से नीचे भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो? हमारी बस में और स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मेरी माँ, मैं समझ गई। दीपाली के स्कूल में हफ्ते में 2 दिन खेलकूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। दीपाली को भी इंतजार रहता था। वह बहुत तेज दौड़ती थी। खेलकूद के टीचर महेश सर, जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष होगी, हमेशा दीपाली की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे और उसकी पीठ थपथपाना, उसकी तारीफ करना सर की आदत में शामिल हो चुका था। छोटी दीपाली भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी। महेश की नीयत इसी बच्ची के लिए खराब हो चुकी थी। हवस दिन ब दिन उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। अब वह मौके की तलाश में था कि किस तरह अपनी हवस को शांत करे। चंचल और सुंदर दीपाली को अपना शिकार बनाकर स्वयं कैसे बच निकलना है, यह पूरी योजना एक षड्यंत्र के तहत महेश के मन मस्तिष्क में चल रही थी। एक दिन दीपाली को अपने पास बुलाकर उसने कहा, दीपाली बेटा, अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है और तुम तो कितना तेज दौड़ती हो। मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम यह बात अपने घर पर बता देना। दीपाली सर के मुंह से यह सुनकर बहुत खुश हो गई। जी सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और जीतूंगी भी। मैं आज ही मम्मी पापा को यह बात बता दूंगी। मेरे घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। सर, हमें कब जाना है वह मैं तुम्हें बता दूंगा, और यह बात अपनी क्लास में अभी किसी को भी मत बताना, वरना सब ईर्ष्या करने लगेंगे। ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम जीतने के बाद ही सबको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, महेश ने उत्तर दिया। दीपाली, लो चॉकलेट खाओगी? नहीं सर, मेरी मम्मी ने कहा है किसी से भी खाने की चीज़ नहीं लेना। अरे लेकिन मैं तो तुम्हारा सर हूँ, मुझसे लेने के लिए तुम्हारी मम्मी कभी मना नहीं करेगी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही चीज़ लेकर आऊँगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीपाली इतना कहकर वहाँ से चली गई। दीपाली ने अपना घर जाकर सब जब इंटर स्कूल कंपटीशन की बात बताई तो घर में सभी लोग बहुत खुश हो गए। अब महेश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी कामेच्छा पूरी करना चाहता था। बुधवार को खेल कूद के पीरियड के दौरान महेश ने दीपाली को बुलाकर कहा, दीपाली, शनिवार को कंपटीशन है। तुम सुबह 9 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार रहना। मेरे साथ 2 बच्चे और भी होंगे जो हमारे साथ ही चलेंगे। जी सर, कहकर दीपाली जाने लगी। तभी महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जीतना है, अपने सर की इच्छा पूरी करोगी ना? जी सर, मैं बहुत तेज दौड़ूंगी। दीपाली ने घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, शनिवार को मेरी रेस है, मुझे यूनिफॉर्म पहनकर जाना है। सुबह 9 बजे सर आएंगे और खेलकूद खत्म होने पर सर ही मुझे वापस भी छोड़ देंगे। ठीक है दीपाली बेटा, तुम हिम्मत से दौड़ना, डरना नहीं। हाँ मम्मी, आज शनिवार का दिन था। सुबह 9 बजे महेश कार में 2 बच्चों को बैठाकर दीपाली को लेने उसके घर आ गया।
दीपाली के मम्मी पापा उसे नीचे लेकर खड़े महेश का इंतजार कर रहे थे। महेश ने कार में बैठे बैठे ही सोहम और रेणुका को गुड मॉर्निंग कहा। वे कुछ पूछते उससे पहले ही महेश ने कहा, दीपाली बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। जी सर, कहकर दीपाली कार में बैठ गई। तभी रेणुका बोली, सर ध्यान रखना दीपाली का। जी मैडम, आप चिंता ना करें, मैं खुद दीपाली को वापस छोड़ने भी आ जाऊंगा, कहकर महेश ने कार चला दी। कुछ दूर जाकर उसने उन दोनों बच्चों को, जो उसकी पहचान के थे, उतार दिया। इन बच्चों को वह यूं ही घुमाने के लिए ले आया था ताकि दीपाली के माता पिता ऐसा समझे कि दूसरे बच्चे भी साथ हैं। अब कार में महेश और दीपाली ही थे। दीपाली ने पूछा, सर वे दोनों बच्चे कहाँ गए? दीपाली पहले कह रही थी कि वह हमें भी चलना है खेलकूद देखने, पर फिर पता नहीं क्यों कहने लगे हमें नहीं चलना, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। महेश ने कार को काफी तेज रफ्तार से चलाकर एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। नन्ही दीपाली महेश के मन में चल रहे पाप से अनजान थी। इतना सोचने समझने की उसमें बुद्धि ही नहीं थी। वह तो बाहर की तरफ देखकर खुश हो रही थी। उसे महेश सर पर विश्वास था, इसलिए डर का एहसास ही नहीं था। कुछ दूर जाकर महेश ने झाड़ियों के बीच अपनी कार को रोक दिया। यह देख दीपाली ने कहा, क्या हो गया सर? यह तो जंगल जैसा दिख रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? दीपाली, लगता है कार खराब हो गई है, तुम पीछे की सीट पर बैठ जाओ, मैं कार ठीक करता हूँ। दीपाली बात बांधकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। महेश इसी मौके की तलाश में था। वह भी जल्दी से पीछे आकर बैठ गया। महेश ने कहा, दीपाली तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, आओ मेरी पास आओ, मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे गोदी में नहीं बैठना, दीपाली ने जवाब दिया। क्यों दीपाली, क्या तुम अपने सर से प्यार नहीं करती? आ जाओ, मैं तुम्हें आज एक नया खेल सिखाऊंगा। नहीं, मैं गोदी में नहीं आऊंगी, मेरी मम्मी मना करती है। दीपाली के इनकार करने पर महेश उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरने लगा। दीपाली चिल्लाई, सर मेरी मम्मी मना करती है, आपने मुझे किस क्यों किया? दीपाली, वह तो तुम्हारी मम्मा गंदे लोगों के लिए बोलती है, मैं तो तुम्हारा सर हूं ना। इतना कहते कहते महेश आवेश में आ गया। छोटी सी दीपाली और कुछ भी न कर सके, इसलिए अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। 6 फुट के ऊंचे पूरे जवान ने नन्ही सी बच्ची के कमजोर शरीर को अपने आगोश में भर लिया और जी भर कर उसके कमसिन नाजुक शरीर के साथ मनमानी कर अपनी महीनों की हवस को शांत करने लगा। दीपाली दर्द से कराहती रही, छटपटाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और कुछ कर कह भी नहीं पाई। अपनी हवस शांत कर लेने के बाद महेश ने कहा, दीपाली यह बात किसी को भी मत बताना। यह बात तुम अगर अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। महेश ने बार बार प्यार से कहकर उसके दिमाग में यह भर दिया कि यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमजोर पड़ चुकी दीपाली खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। वह लगातार रो रही थी। तब महेश ने खुद ही उसे कपड़े पहना दिए। दीपाली के कोमल होठ नीले पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर महेश ने उसे समझाया, दीपाली अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत जोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। दीपाली कितनी भी छोटी हो, किंतु वह यह तो समझ ही गई थी कि उसके साथ यह बहुत ही बुरा हुआ है। वहां से निकलकर महेश ने दीपाली को उसके घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेजी से कार भगाकर चला गया। दीपाली किसी तरह से कराहती हुई घर पहुंची और बेल बजाई। रेणुका दरवाजा खोलने आई और दीपाली की ऐसी हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? रेणुका की चीख सुनते ही सोहम भी वहां आ गया और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह भी घबरा गया। दीपाली को रेणुका ने गले से लगा लिया। वह जोर जोर से रो रही थी। सोहम और रेणुका हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा? वे बार बार पूछ रहे थे, किंतु दीपाली कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। आखिरकार दीपाली ने उन्हें बताया, मम्मी मैं रेस के समय बहुत जोर से गिर गई थी, मुझे बहुत चोट आई है, सब दुख रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो मम्मा। नहीं बेटा, चलो पहले मैं तुम्हें नहला देती हूँ, कपड़े बदलकर डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, तुम्हारे होठों पर कितनी चोट लगी है। कहते हुए दीपाली का हाथ पकड़कर रेणुका उसे नहलाने ले गई। दीपाली को बाथरूम में नहलाते समय उसके कपड़ों पर खून के निशान देखकर रेणुका चौंक कर चीख उठी, दीपाली बेटा, दीपाली बेटा, यह ब्लड कैसे निकला तुम्हें?
रेणुका घबरा गई और टॉवल में लपेटकर दीपाली को बाहर ले आई। उसने सोहम को दीपाली के कपड़े दिखाकर रोते हुए कहा, सोहम हमारी बच्ची के साथ। सोहम ने बीच में ही उसे रोककर दीपाली से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है? किसी ने तुम्हारे साथ गंदी बात की है क्या? किसने किया है? कौन था वह, बताओ। दीपाली ने डरी हुई आवाज में कहा, मैं रेस के समय गिर गई थी, इसलिए लग गई है पापा। तभी रेणुका ने कहा, दीपाली बेटा सच बताओ, गिरने से ऐसी जगह पर चोट नहीं लगती। दीपाली ने कहा, आप मुझे मारोगी ना मम्मा? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी बेटा, कोई नहीं मारेगा। सब सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मम्मा महेश सर ने कहा था कि यह बात किसी को भी मत बताना, वरना वे लोग तुम्हें मारेंगे। रेणुका ने बहुत प्यार से पटाकर उससे सारी बात पूछी। दीपाली ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। माँ बाप की तो मानो दुनिया ही लुट गई। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा पर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को दोषी समझने लगे कि उन्होंने उस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। दीपाली के दादा दादी भी अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। तभी सोहम ने कहा, रेणुका चलो पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं, उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। किंतु रेणुका ने साफ इनकार कर दिया, नहीं सोहम, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। यदि एक बार हमारी बच्ची के विषय में यह पता चल जाएगा तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे अलग नजरों से देखेंगे और जब वह बड़ी होगी तो कौन करेगा इस दाग के साथ उससे शादी। तभी रेणुका ने दीपाली से कहा, दीपाली बेटा यह बात किसी को भी मत बताना, अपने होठों पर ताला लगा लो और जितनी जल्दी हो सके इसे भूलने की कोशिश करना। सोहम ने जब डॉक्टर के पास चलने को कहा तो बदनामी के डर से रेणुका ने मना कर दिया और कहा, घर पर ही दवा लगाकर ठीक करेंगे। दीपाली सोचने लगी कि जो बात उसे सर ने कही थी कि किसी को भी नहीं बताना, वही बात मम्मी भी कह रही है। अपनी मम्मी की बात मानकर दीपाली ने अपने होठों को तो सिल लिया, लेकिन अपने मन का वह क्या करे, जिससे वह घटना निकलती ही नहीं। उस भयानक घटना का खौफ हर समय उसके दिल में साया बनकर मंडराने लगा। सोहम और रेणुका ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे देवास छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, ताकि नए माहौल में दीपाली यह सब भूल जाए। जल्द ही सोहम ने स्कूल जाकर दीपाली का नाम वहां से कटवा लिया और अपना ट्रांसफर भोपाल करवा लिया। वे देवास छोड़कर चले गए। शारीरिक तौर पर दीपाली धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, किंतु मानसिक तौर पर वह सदमे में ही थी। भोपाल आकर दीपाली को स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार हर समय दीपाली को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी दीपाली के चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान नहीं पा रही थी। उधर कुछ दिनों तक महेश छुट्टी पर ही रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तभी उसने पुनः स्कूल आना शुरू किया। तब उसे पता चला कि दीपाली ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वह लोग कहीं और चले गए हैं। अब महेश अपने द्वारा किए गए पाप के डर से मुक्त हो गया। ऐसे लोग शायद जानते हैं कि बदनामी के डर से पीड़ित लड़की का परिवार चुप्पी साध लेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दीपाली अब बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ ही वह यह भी समझ चुकी थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। किसी से भी कुछ नहीं कहना, अपने होठों पर ताला लगा लो, ये शब्द उसे आज भी याद थे, जो उसे परेशान कर देते थे। साथ ही उसे अपने पापा के शब्द भी याद थे कि उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। अभी तक वह अपने साथ हुई जबरदस्ती को भूल नहीं पाई थी। वक्त के साथ साथ दीपाली की नफरत भी बढ़ती जा रही थी। वह अपने मन में अब तक यह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उसे उस चरित्रहीन इंसान से बदला लेना ही है। दीपाली की ऐसी मनोदशा से उसका परिवार अनजान था। वे सब इस भ्रम में थे कि दीपाली उस घटना को भूल चुकी है, लेकिन नफरत और बदले का ज्वालामुखी जो दीपाली के अंदर धधक रहा था, उसका शांत होना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। अब तक दीपाली की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपने कॉलेज के कैंपस में चयनित होने के उपरांत नौकरी के लिए दीपाली ने देवास का चयन किया, जहां वह इस खौफनाक घटना का शिकार हुई थी। दीपाली का यह निर्णय देखकर सोहम चिंताग्रस्त हो गए और फिर दीपाली से पूछा, बेटा दीपाली देवास ही क्यों? दीपाली ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा वहीं तो सबसे पास है, जब भी मन करेगा आसानी से यहाँ आपके पास आ सकूंगी।
दीपाली से बात करने के बाद रात में सोहम ने रेणुका से कहा, दीपाली ने वही शहर क्यों पसंद किया? उसके पास और भी चॉइस थी। मुझे चिंता हो रही है। नहीं सोहम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 12 वर्ष बीत गए हैं। तब वह बहुत छोटी थी। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट 2 दिन बाद आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।